वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ मैकॉलेज मेथड का डिटेल से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आज का जो लेक्चर है पूरा का पूरा बेस्ड है मैकॉलेज मेथड पे। पिछला जो लेक्चर था वो पूरा का पूरा बेस्ड था क्लैपेरॉन्स पे। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन समझने के साथ साथ मैकॉलेज का रिवीजन भी कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम। देखो बाबू, जब भी आपको सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में मात्र दो सपोर्ट होता है। ठीक है, और एक हिंज या रोलर होगा। जब सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको स्लोप या डिफ्लेक्शन निकालना होगा तो आप मैकॉलेज मेथड यूज करोगे। कौन सा मेथड यूज करोगे सर? मैकॉलेज मेथड यूज करोगे। ठीक है, या इसी में डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज करोगे। मैकॉलेज मेथड है वो डबल इंटीग्रेशन मेथड का मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसे हम लोग के पास बीम है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक बीम है वो कैसा हो जाए सर? कंटिन्यूअस हो जाए। सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, यहां पे फिक्स, यहां पे हिंज, यहां पे फिक्स, कुछ ऐसा हो सकता है। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए हम लोग के पास दो मेथड है, एक है मैकॉलेज और दूसरा है क्या? डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड दोनों एक ही तरह का है। रिवीजन हो जाएगा मैकॉलेज का, रिवीजन हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन मेथड का। ठीक है, जब बीम कंटिन्यूअस रहेगा तो यहां पे आपको जो मोमेंट वगैरह निकालना है, ठीक है, जो एनालिसिस करना होगा, यहां पे आप क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगाओगे। CLAPERONS, क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगाओगे। या ये यूज करना तो ये यूज कर लो, क्लैपेरॉन्स थ्योरम से हो जाएगा। या आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा दोगे। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये दो मेथड यूज करके आप कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस करोगे। ठीक है, अगर मैकॉलेज मेथड डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज करना है तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो सकता है या बीम हो सकता है फिक्स्ड बीम पे दो लोड के लिए हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन निकाल चुके हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जहां पे बहुत कुछ डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पे जाओ और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट में पूछा गया है, ऑलरेडी हम करवा के रख चुके हैं। तो मैकॉलेज मेथड का आज रिवीजन होगा, डबल इंटीग्रेशन मेथड का रिवीजन होगा। जब भी कंटिन्यूअस बीम आएगा तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगाओ या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाओ, यहां से कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। चलो देखो क्या बोल रहा है कि ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर स्पैन हैज ए पॉइंट लोड ऑफ 30 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। दो पॉइंट लोड है एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। देखो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर दो पॉइंट लोड लग रहा है। लोड लग रहा है 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट। तो ये रहा लेफ्ट हैंड सपोर्ट। यहां से 2 मीटर की दूरी पे और 4 मीटर की दूरी पे एक लोड लग रहा है 30 किलो न्यूटन का और 60 किलो न्यूटन का, दो लोड लग रहा है लेफ्ट सपोर्ट से। ठीक है, और इसका टोटल जो स्पैन लेंथ है वो 8 मीटर है, क्वेश्चन में दे रखा है 8 मीटर स्पैन। ठीक है, 2 मीटर यहां से यहां का दूरी है वो सर 2 मीटर है, और यहां से सर ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है, 4 मीटर है। ठीक है, दे रखा है 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट। ए यूडीएल ऑफ 25 किलो न्यूटन पर मीटर एक्ट फ्रॉम 4 मीटर टू 8 मीटर। फ्रॉम 4 मीटर मतलब यहां से लेकर 8 मीटर तक यूडीएल लगेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट। लेफ्ट हैंड सपोर्ट से 4 मीटर की दूरी पे जाओ, कहां से कहां तक लग रहा है? लिख रहा है ना, एक्ट फ्रॉम 4 मीटर टू 8 मीटर, 4 मीटर से लेकर 8 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट। लेफ्ट हैंड सपोर्ट से आप 4 मीटर पे जंप करो, लेफ्ट हैंड सपोर्ट से आप 4 मीटर पे जंप करो और 4 मीटर से यहां पे लोड लग रहा है यूडीएल। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनेगा जहां पे 2 पॉइंट लोड लग रहा है, 2 पॉइंट लोड लग रहा है और यहां पे एक यूडीएल लग रहा है जिसका इंटेंसिटी है 25 किलो न्यूटन पर मीटर। ऐसा लोड का इंटेंसिटी दिया हुआ है 25 किलो न्यूटन पर मीटर। आपको क्या निकालना है? यहां पे E का भी वैल्यू दिया हुआ है और I का भी वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द सेंट्रल डिफ्लेक्शन, बीचों बीच में कितना डिफ्लेक्शन होगा ये पता करना है हम लोग को, यहां पे बाई लगाना है। तो कौन सा मेथड यूज कर देंगे सर? बेस्ट मेथड है मैकॉलेज मेथड। जब एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे मल्टीपल लोड और यूडीएल लगा होता है तो हम लोग मैकॉलेज मेथड का यूज करेंगे। चलो पहले अब हम यहां से मैकॉलेज मेथड का रिवीजन कर लेते हैं कि एक्चुअली में मैकॉलेज मेथड था क्या। ठीक है, उसके बाद हम पूरा इरेज कर दे रहे। इरेज करने के बाद मैकॉलेज मेथड समझा देने के बाद डिटेल में, उसके बाद इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। अभी आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैकॉलेज मेथड का अगर रिवाइज करना चाहो तो वेट करके रिवीजन कर लो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैकॉलेज मेथड है क्या। ठीक है, अच्छे से याद करना बाबू,
एकदम डिटेल में आराम से मैकॉलेज मेथड आपको हम याद कराते हैं। पहले हम लोग के पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन था फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अगर हम लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, किसके लिए बाबू? स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो ये याद करना, ये था सर ई आई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ई आई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, यही था हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलता है कि किसी भी सेक्शन पे अगर आपको मोमेंट पता चल जाए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है या बीम कैसा होगा, फिक्स्ड भी हो सकता है, बस आपको मोमेंट निकाल लेना है कहीं कहीं पे जो अननोन होगा। देखो यहाँ पे जो मैकॉलेज मेथड है वो क्या बोलता है, इस चीज को अच्छे से समझना कि जब मल्टीपल लोड होगा, बहुत सारे लोड है, कहीं भी कुछ भी लग रहा है, इस तरह से कुछ लोड लग रहा है, ठीक है, तो आप कहीं पे किसी भी सेक्शन पे आप मोमेंट निकाल लो। जैसे क्या हो सकता है सर, आप इस सेक्शन पे मोमेंट निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ सर, यहाँ पे आर ए है सपोर्ट, अगर ये ए सपोर्ट है और इसको अगर हम बी सपोर्ट बोल रहे हैं तो सर आपको यहाँ पे आर बी भी दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे P1 लोड है, P2 लोड है, यहाँ पे क्या है सर, W किलो न्यूटन पर मीटर रनिंग लोड है, UDL है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक सेक्शन निकालेंगे तो इस पॉइंट पे आपको मोमेंट निकलेगा। यहाँ पे मोमेंट बताओ छोटू क्या होगा, ठीक है, अच्छे से सोच के बताना, लेफ्ट वाला पे, ठीक है, होगा। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, बी ए ऑब्जर्वर, कभी भी कोई भी डॉट नहीं होगा। इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, अभी तक सब कुछ सही चला है, आगे भी सब कुछ सही चलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होगा आर ए इंटू एक्स, यहाँ पे सेक्शन पे आर ए इंटू एक्स होगा सर एक्स क्या है सर, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, हो गया ना बाबू, आर ए इंटू एक्स। अब इस इक्वेशन में ध्यान से समझना, ई आई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रख दो आर ए इंटू एक्स, और इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दो, तो एक बार इंटीग्रेट करने पे स्लोप आएगा, दूसरा बार इंटीग्रेट करने पे डिफ्लेक्शन आएगा। कहां पे आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन मिलेगा सर, यहां पे एक्स का वैल्यू पुट कर दो, जो भी 1 मीटर 2 मीटर रखना है। अगर हम देखो अब यहां पे इक्वेशन क्या बना है, अगर यहां पे हम लोग सेक्शन लेते हैं तो आर ए इंटू एक्स बना है, ठीक है बाबू। अब देखो सेक्शन है, कलर चेंज करते हैं, बढ़िया रहेगा। यहां पे हम ले रहे हैं एक सेक्शन जिसको बोल रहे हैं एक्स एक्स, ठीक है। अगर यहां पे हम लोग सेक्शन कंसीडर करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है छोटू, ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स, ठीक है। अगर मान लो ये वाला दूरी है वो 2 मीटर है, ये वाला दूरी है वो 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर टोटल x है, उसमें से 2 घटा दो, तो ये जो दूरी मिलेगा आपको मिलेगा x - 2 मिलेगा मिलेगा या नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। अरे ये वाला दूरी x है ना छोटू, तो ये जो दूरी 2 जाएगा तो x में से ना 2 जाएगा, तो x में से 2 घटा दिए। तो देखो अब इस सेक्शन पे जब हम लोग मोमेंट लिखेंगे तो मोमेंट क्या लिखेंगे, यहां पे लिख दे mx, इसके लिए जो रेड कलर से लिख रहे हैं ये हो जाएगा आर ए इंटू एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा सर, ये जो है क्लॉकवाइज है, P1 है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो -P1 और दूरी है x - 2। ये समझ में आ रहा है सबको, अच्छे से समझना, ठीक है। अब हम लोग थर्ड में लास्ट में एक यहां पे सेक्शन ले लेते हैं, पहली बार P1 के पहले लिए, फिर P1 के बाद, फिर P2 के बाद। अब यहाँ पे ये इक्वेशन लिख चुके हैं, अब ये जो x सेक्शन लिए हैं, अब इसको हमको बढ़ा के लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे लेके चले गए, इसकी दूरी हो गई सर x, इसकी दूरी हो गई x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मोमेंट लिखेंगे m, तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं mx होगा, मोमेंट होगा, यहाँ पे ब्लैक कलर से लिख देते हैं, ये दूरी है x, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है x। सर ये जो डिस्टेंस होगा बताओ कितना होगा सर, तो ये पूरा x में से 2 घटा दो, 2 मीटर लिए हो तो आप 2 घटा दो तो x - 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये दूरी है वो 4 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है 4 मीटर है, तो सर ये जो P लोड है इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर x - 4, 4 मीटर घटा दो, आ गया समझ में। और एक UDL भी है, UDL कितने देर में दूर में स्प्रेड किया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे स्प्रेड है, तो सर ये x - 4 मीटर पे फैला हुआ है, स्प्रेड है, UDL डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां से इसके लिए मोमेंट होगा, देखना अच्छे से समझना, ये आर ए के लिए हो जाएगा आर ए एक्स - P1 x - 2 होगा ना सर, ये x - 2 डिस्टेंस है, x का दूरी बड़ा है तो x - 2 भी बड़ा होगा, और यहाँ पे P2 के लिए हो जाएगा -P2 x - 4,
और क्या होगा सर, यूडीएल के लिए क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स माइनस टू, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है, और सर ये अगर डिस्टेंस है तो यूडीएल यहाँ पे लगेगा, मोमेंट लगाओगे तो ये डिस्टेंस निकाल लो ना। अगर आपके पास ये सेक्शन है तो ये सेक्शन होगा एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर बाई टू, ये एक्स माइनस फोर है, पूरा आपका पूरा लेंथ है, तो ये उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं माइनस W इंटू एक्स माइनस फोर का स्क्वायर बाई टू, ये आएगा। अगर हम लास्ट वाला इक्वेशन को समझे, mx को समझे, तो यहां से देखो क्या इक्वेशन आ रहा है, आर ए एक्स माइनस पी वन एक्स माइनस टू माइनस पी टू एक्स माइनस फोर माइनस क्या आ रहा है सर, यहां पे लिख देते हैं माइनस W एक्स माइनस फोर का स्क्वायर बाई टू, कुछ ऐसा आ रहा है, इक्वेशन आ रहा है मोमेंट का। अगर इस चीज को आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो देखना ये पहला जो पार्ट है ये कब होगा, जब हम लोग यहां पे सेक्शन माने थे, ठीक है, यानी जब सेक्शन होगा ये फर्स्ट पार्ट में रहेगा, ठीक है, जब सेक्शन है वो फर्स्ट पार्ट में रहेगा। देखो सेकंड है आर ए इंटू एक्स माइनस पी वन इंटू एक्स माइनस टू, ये कब था सर, तो जब हम लोग सेक्शन है सेकंड पार्ट में लिए थे, तब आपको पूरा का पूरा ये इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, कंपार्टमेंट लाइन चलाते जा रहे हैं। और ये पूरा कब आया था, जब हम लोग सेक्शन है थर्ड कंपार्टमेंट में लिए थे, यानी जब हम लोग यहां पे सेक्शन लेंगे तो ये पूरा का पूरा मोमेंट का इक्वेशन बन जाएगा। अब यही इक्वेशन से मैकॉलेज इंटीग्रेट करके कुछ टर्म लाए थे, तो याद रखना मैकॉलेज में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा उसके लेफ्ट या राइट को अपने सुविधा के अनुसार क्या मान लेंगे सर, सुविधा के अनुसार ओरिजिन मान लेंगे, लेफ्ट या राइट को। जैसे ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं, यहां पे एक बीम है तो यहां पे आपको ओरिजिन मान लेना है, ओरिजिन मान लेना है, और एक लोड यहां पे लग रहा है, दूसरा लोड यहां पे लग रहा है, तीसरा लोड यहां पे लग रहा है, बहुत सारे लोड लगेंगे, तो लास्ट वाला जो कंपार्टमेंट होगा वहां पे आपको सेक्शन लेना है और सब लोड को मानते हुए आपको बना देना है इक्वेशन, इक्वेशन बनाकर इसमें इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देना है। यहां पे हो जाएगा इक्वेशन ई आई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, यही मैकॉलेज मेथड बताया था। अब यहां से ध्यान से समझना, आपको ये पहला फर्स्ट पार्ट मिलेगा, सेकंड पार्ट मिलेगा, थर्ड पार्ट मिलेगा और ये फोर्थ पार्ट मिलेगा। चार यहां पे कंपार्टमेंट है, देखो चार यहां पे स्पैन दिख रहा होगा या चार आपको पार्ट दिख रहा होगा, 1 2 3 4, जितना पार्ट रहेगा उतना ही पार्ट का यहां पे इक्वेशन आप बना लोगे, ठीक है, मानते हुए। और यहां पे आप इक्वेशन लिखोगे सिर्फ ये वाला, हर पार्ट का इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे लास्ट वाला पार्ट पे आप इक्वेशन लिख दोगे, ठीक है। और कुछ यहां पे आपको क्या करना है, जब इंटीग्रेट करोगे कभी भी ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है, कभी भी आप P1x माइनस P1 इंटू 2 नहीं लिख सकते हो, मैकॉलेज का लिमिटेशन। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अंदर वाला जो -2 कांस्टेंट है उसको इग्नोर करके इंटीग्रेट करेंगे, यानी P1x माइनस 2 का जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन होता है, नॉर्मल रूल यहां पे नहीं चलेगा। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा P1x माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 होगा। क्या किए सर, यहाँ पे -2 है उसको इग्नोर कर दिए, नो नीड टू राइट -2, समझ में आ रहा है। जब भी पूरा का पूरा ये जो टर्म है, ध्यान से समझना, ये वाला जो टर्म है जब भी आपको निगेटिव मिलेगा आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। क्यों ऐसा करते थे, मान लो कि आप सेक्शन यहां पे लोगे तो ये सब टर्म है वो इग्नोर होने वाला रहेगा, यानी वहां पे वैल्यू है, जैसे मान लो यहां पे x का वैल्यू आपने रख दिया है 1 मीटर, तो जब आप यहां पे 1 मीटर रखोगे तो 1 - 4 1 - 4 -3 आएगा, यानी ऑटोमेटिकली हम लोग थर्ड पार्ट में है नहीं। जब हम लोग का सेक्शन फर्स्ट पार्ट में रहेगा तो इस टर्म को और इस टर्म को इग्नोर कर देते हैं। आप इस चीज को समझो, या हमेशा याद रखना कि अगर ब्रैकेट में कुछ रखा हुआ है x - 4, आप यहां पे x का वैल्यू 1 रखते हो तो 1 - 4 ये -3 आएगा। इस सिचुएशन में कभी भी ब्रैकेट में निगेटिव टर्म को नहीं लेते हैं। तो ये मैकॉलेज है, ये छोटा सा फॉर्मूला है फर्स्ट कंपार्टमेंट। और क्या था सर, जो भी कांस्टेंट होगा C1, जो भी कांस्टेंट होगा C2, ये हम लोग फर्स्ट कंपार्टमेंट में लिखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट होगा C1 और C2 हम लोग फर्स्ट कंपार्टमेंट में लिखेंगे इंटीग्रेट करके। अब यहां से हम लोग लग रहा है कि मैकॉलेज मेथड को ज्यादा रुलाते नहीं है, अब उसको हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे आ जाते हैं। तो इरेज करके फिर से क्वेश्चन लिखकर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो अब एक बात को अच्छे से आप सुन लो, समझ लो, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं ना उसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आएगा सेमेस्टर के एग्जाम में। आप इधर उधर भटकना बंद करो, ठीक है। जो क्वेश्चन करवा रहे हैं क्वेश्चन को डिटेल से आप स्टडी करो, 1 घंटा का टाइम दे दो, एक टॉपिक एक क्वेश्चन 6 मार्क्स आपका श्योर हो जाएगा, ठीक है। भटको मत इधर उधर, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आपको एकदम क्वेश्चन जो करवा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन आपके सेमेस्टर के एग्जाम में आएगा। इस डिप्लोमा के फील्ड में 4-5 साल से हैं, ठीक है, बहुत डीपली जो है डिप्लोमा को हम समझ चुके हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। थ्योरी पढ़ाएंगे अच्छे से, न्यूमेरिकल करवाएंगे अच्छे से, पूरा का पूरा चीज तो आपको कवर करके दे ही रहे हैं, ठीक है। पेशेंसली आप वेट करो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो और एंजॉय करो लेक्चर का, ठीक है। देखो, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर स्पैन, एक क्या है 8 मीटर स्पैन, और बीच बीच में निंजा टेक्निक तो देते ही रहेंगे, समझ में आया। चलो, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर स्पैन हैज पॉइंट लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन एंड 60 किलो न्यूटन। देखो यहां पे एक हम सिंपली सपोर्टेड बीम बना दे रहे हैं, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें यहां पे एक सपोर्ट रहेगा, मान लो कुछ भी है, सिंपली सपोर्टेड तो कहीं पे एक रोलर होगा, यहां पे एक हिंज होगा, ठीक है, तो एक रोलर और एक हिंज। सर इसका स्पैन है वो 8 मीटर दे रखा है, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं रहेगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से तभी आप डायग्राम बना पाओगे। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर स्पैन हैज पॉइंट लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन और 60 किलो न्यूटन। देखो बाबू, अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है, समय बचाना है, तो हम ये कर रहे हैं ना कि स्पीड बढ़ा के 1.5x या 1.25x पे देख लो, ठीक है। स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन रहता है यूट्यूब पे, आप स्पीड बढ़ाकर देखो, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप 1 घंटा का लेक्चर है 30 से 40 मिनट में कवर कर लोगे, और 30 से 40 मिनट दो, जो भी हम यहाँ पे रिवाइज करवा रहे हैं ये पूरा का पूरा विटामिन A to Z है, सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो पॉइंट लोड है 30 किलो न्यूटन और 60 किलो न्यूटन, 2 मीटर और 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, ठीक है। तो 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, वो 2 मीटर की दूरी पे लग रहा है, तो एक 2 मीटर की दूरी पे यहाँ पे हम लोग 30 किलो न्यूटन का लोड लगा देते हैं। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन को उलट पलट नहीं करना है, सही ड्रॉ करोगे सही से बनेगा। एंड 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, वो 4 मीटर की दूरी पे लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 4 मीटर की दूरी पे लगा देते हैं 60 किलो न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ, ये 8 मीटर है, तो जो 60 किलो न्यूटन का लोड होगा वो बीचों बीच पे लगेगा, सेंट्रल लोड होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये यूज कर लेंगे 4 मीटर लेंथ जो है सेंट्रल लोड। समझ में आ रहा है बाबू। उसके बाद देखो, ए यूडीएल ऑफ 25 किलो न्यूटन पर मीटर एक्ट फ्रॉम 4 मीटर टू 8 मीटर, 4 मीटर से लेके 8 मीटर तक एक्ट हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड सपोर्ट। लेफ्ट हैंड साइड से 4 मीटर की दूरी पे जाने के बाद 4 से 8 मीटर पे यूडीएल लग रहा है। तो यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं यूडीएल, और इस यूडीएल का जो इंटेंसिटी है वो है कितना, 25 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। उसके बाद देखो बाबू, ई का वैल्यू दिया हुआ है और आई का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द सेंट्रल डिफ्लेक्शन, सेंट्रल मतलब जब 4 मीटर की दूरी पे जहां पे 60 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, 60 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, वहां पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अभी आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं, समझाए हैं बहुत अच्छे से कि जो ई का वैल्यू होगा आपको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, सर यहाँ पे किलो न्यूटन और मीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है, और इसको mm का पावर 4 में कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले आप कन्वर्जन का काम करोगे। तो देखो गिवन है ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सर ई का वैल्यू दिया हुआ 2 गुने 10 का पावर 5 और न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो ऊपर न्यूटन लिख देते हैं, नीचे यहाँ पे mm का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। टेक्निक समझना, आई का जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है 12 गुने 10 टू द पावर 6 mm का पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि 1 मीटर के बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। अब ये मत बोलना सर इतना, एक आध जीरो कम कर दे, ऐसा नहीं बाबू, 1 मिलीमीटर 1000 mm, यानी 1 मीटर को 1000 भाग में बांटेंगे तो हर एक भाग होगा वो 1 मिलीमीटर कहलाएगा। 1 मीटर है, इसको 1000 छोटा छोटा भाग में कर दिए तो जो छोटा वाला पार्ट होगा वो मिलीमीटर कहलाएगा, और ये छोटा छोटा पार्ट 1000 बार जुड़ जाएगा तो 1 मीटर कहलाएगा। ये सब गलती कभी मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे mm स्क्वायर दिख रहा होगा, तो ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, mm का पावर 2 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए हैं। हम लोग को यहाँ पे mm का स्क्वायर चाहिए होगा, तो देखो यहाँ पे 10 टू द पावर 6, क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि सर 10 टू द पावर -6 mm का स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी मीटर का स्क्वायर इक्वल टू 1 mm का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना बाबू। दो यहाँ पे है 10 टू पावर 6 से इधर लेके आ गया तो माइनस हो गया, या दोनों तरफ 10 टू पावर 6 से 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दिए, कैंसिल आउट होके बचेगा ये वैल्यू, ठीक है।
अब ये 1 mm का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 हटा देते हैं, 1 लिखो या 1 से मल्टीपल है ना, चलो रहने देते हैं, 1 mm स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 mm स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं 1/1 करके। तो देखो यहाँ पे 1 mm का जो वैल्यू है, mm स्क्वायर का वैल्यू है वो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। तो mm स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे इरेज करके हम लिखते हैं 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। ऐसा लिखे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये देखो, अब न्यूटन से किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो 5 के जगह पे यहाँ पे हम कर देते हैं 2, ठीक है, 2 और 3 होगा वो किलो न्यूटन में आ जाएगा। अरे 10 का पावर 5 है तो इसको 10 का स्क्वायर गुने 10 का पावर 3 कर देंगे और ये किलो कहला जाएगा। तो बचेगा क्या सर, बचेगा 2 × 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, यहाँ से चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब आई पे आ जाते हैं। ठीक है, आई का वैल्यू क्या होगा, इरेज कर देते हैं इसको। देखो एम 1 मीटर = 1000 मिलीमीटर। अब यहाँ पे मिलीमीटर का पावर 4 चाहिए, तो दोनों तरफ 4 से हम लोग क्या कर देते हैं, पावर दोनों तरफ 4 का पावर से इक्वेट कर देते हैं। तो 1 मीटर का पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 10⁻12, यानी ये हो जाएगा 10⁻3 है ना, इसको 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू 4 बार लिखना पड़ेगा, 1000 गुने 1000 गुने 1000 गुने 1000, 4 बार लिखेंगे तो 10⁻12 mm का पावर 4 ऐसा बचेगा। सर यहाँ पे इधर ले आओ तो हो जाएगा 10⁻12 मीटर का पावर 4 इक्वल टू mm का पावर 4 ऐसा बचेगा। अब mm का पावर 4 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हटा के लिख देते हैं 10⁻12 मीटर का पावर 4, ये बचेगा 12 गुने 10 का पावर -6 मीटर का पावर 4। आई का वैल्यू कन्वर्ट हो गया मीटर के टर्म में और यहाँ पे ई का वैल्यू किलो न्यूटन और मीटर स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इसको पहले पॉज करके नोट करो। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरा इरेज करके इक्वेशन बनाते हैं और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। चलो इतना पॉज करके पूरा नोट करो, इरेज करके आगे बता रहे हैं। मैकॉलेज मेथड यूज कर रहे हैं। देखो ये जो पॉइंट है इसको बोल रहे हैं ए, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको बोल रहे हैं बी, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है उसको बोल रहे हैं सी, यहाँ पे कोई पॉइंट है इसको बोल रहे हैं डी। मैकॉलेज मेथड में क्या करना होगा कि आपको ओरिजिन लेना होगा, इसको ए को क्या मानो सर, ओरिजिन मान लो। ठीक है, ओरिजिन मान लो, डिफाइंड किए थे आपको अच्छे से। अब हमको डी और बी के बीच में यहाँ पे एक सेक्शन ले लेना है। ठीक है, ये सेक्शन होगा, इसको हम एक्स सेक्शन बोल रहे हैं और ये जो सेक्शन है ये एक्स डिस्टेंस पे है। अच्छे से समझो, इसका जो दूरी है यहाँ से ए से जो हम लोग सेक्शन कंसीडर किए, इसका डिस्टेंस है वो कितना दूरी है बाबू, इसका दूरी है एक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। देखो ये सब करने से पहले सबसे पहले ये होगा हम लोग को कि क्यों ना ए के पास जो सपोर्ट रिएक्शन है वो फाइंड आउट कर ले। हम लोग का अल्टीमेट गोल है मोमेंट निकालना, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे सपोर्ट रिएक्शन आ रहे हैं। यहां पे कोई निंजा टेक्निक नहीं लगाएगा, जो हम लोग का कन्वेंशनल रूल है उसी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, कन्वेंशनल रूल का यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन निकाल रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, अच्छे से समझना, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। आर ए प्लस आर बी दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, ऐड कर दे, तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या, 30 + 60 + 25 गुने 4 ऐसा ही होगा। और यहां से आप ऐड कर दो तो आर ए प्लस आर बी का जो वैल्यू है सर ये आपको मिलेगा 60 और 30 90 और ये 190 किलो न्यूटन। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। कैसे आया सर, तो समेशन ऑफ एफ वाई करके, समेशन ऑफ एफ वाई करके, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करके जो अपवर्ड फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स है उसको इक्वेट कर दिए। अब यहाँ पे पॉइंट ए के वॉट हम मोमेंट ले रहे हैं। ठीक है, ए पॉइंट के वॉट मोमेंट ले रहे हैं। तो देखो यहाँ से आर बी है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा -RB समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -RB गुने 8, -RB गुने 8। RB है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं क्लॉकवाइज पे, प्लस 30 गुने 2 प्लस 60 गुने 4 प्लस, देखो ये जो पूरा का पूरा 25 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है ये यहाँ पे लगेगा, बीचों बीच में लगेगा, 25 गुने 4 यानी 100 यहाँ पे लगेगा। और अगर इसका डिस्टेंस आप ऑब्जर्व करो तो 4 मीटर और ये पूरा 4 मीटर है, तो यहाँ से इसका बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2 मीटर होगा। तो 4 और 2 6 मीटर। यूडीएल होता है बाबू, ध्यान से समझना, यहाँ पे यूडीएल होता है, जो भी यूडीएल है W गुने L
ये कहाँ पे लगेगा, CG पे लगेगा, W इंटू एल होगा यहाँ पे। हम लोग जानते हैं ना कि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है यहाँ पे mg लगता है, मास इंटू जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे W UDL लग रहा है, तो यहाँ बीचों बीच में W इंटू एल लगेगा, और इसका डिस्टेंस कितना होगा सर, यहाँ पे L/2 होगा, अगर L है वो पूरा डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 25 गुने 4 गुने कितना हो जाएगा 6, इस पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं तो ये 4 मीटर और ये 2 मीटर 6 मीटर, तो यहाँ से 6 मीटर, और ये कैसा रोटेट करवाएगा, क्लॉकवाइज, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और कुछ है क्या, नहीं सर, बस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आप क्या करो, सबको कैलकुलेट करो और वैल्यू निकालो आरबी का। देखो यहाँ पे हम निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ये वैल्यू कितना आ रहा है। जब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा -8 RB प्लस ये वैल्यू आ रहा है सारा कैलकुलेट करके 900 इक्वल टू 0। ये 8 RB को उधर लेके चले जाते हैं तो 900/8 इक्वल टू RB हो जाएगा, ठीक है। ये देखो उधर जाएगा तो ये ऐसा होगा ना बाबू, -8 RB होगा, -8 RB होगा, और सॉरी +8 RB होगा, क्योंकि ये निगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से RB का वैल्यू है वो क्या मिलेगा, 900/8 इक्वल टू 112.5 किलो न्यूटन, ठीक है। आसान है, इसीलिए कोई फॉर्मूला हम नहीं बोले कि सर यहाँ पे PA/B/L उधर से वो करके वो मत करो, आसान है, निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। गड़बड़ा जाओगे तकलीफ हो जाएगा बेकार में। तो RB का जो वैल्यू है आ गया 112.5। अब इस इक्वेशन से हम लोग इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 190 - 112.5, ये आ रहा है RA का वैल्यू आ रहा है, RA का वैल्यू आ रहा है 77.5 किलो न्यूटन। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहो तो इसको पॉज करके नोट कर लो, इरेज करके आगे बता रहे हैं। चलो अब आ जाओ, हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। क्या यूज करेंगे, मैकॉलेज मेथड। मैकॉलेज मेथड में बोले थे कि कंडीशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट को या राइट को किसी एक को ओरिजिन मान लो। अब ये ओरिजिन से x मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग एक सेक्शन कंसीडर किए, और इस सेक्शन को हम बोल रहे हैं xx, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट में, ठीक है, DB पार्ट में। आपको ऑलवेज यही करना है, लास्ट पार्ट में करना है। UDL अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो जितना भी आपको लोड दिख रहा है, RA का वैल्यू कितना आया था अभी सर, 77.5, ठीक है, और RB का वैल्यू कितना आया था 112.5, ठीक है। ऑलरेडी ये सब हम लोग निकाल चुके हैं, कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए सेक्शन XX इन अ पोर्शन DB एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A। देखो यहां से RA के साथ तो आपको डिस्टेंस पता चल गया, क्या ये बता सकते हो कि ये डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन XX एंड 30 किलो न्यूटन, कितना होगा सर? तो देखो छोटू, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x है, और ये डिस्टेंस है वो x से कम है। कितना कम होगा ये डिस्टेंस x से? तो ये सर होगा x, और ये 2 मीटर है, इसको आप घटा दो तो x - 2 बचेगा, 30 किलो न्यूटन का डिस्टेंस। उसी तरह से ये पूरा डिस्टेंस है वो x है। अगर इसका आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो, देखो इसको इरेज कर दे रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ये जो d है, d से x सेक्शन का बीच का डिस्टेंस निकल जाए तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो सर टोटल डिस्टेंस है वो x है, यहां से टोटल डिस्टेंस है वो x है, उसमें से 4 मीटर हम लोग घटा देंगे, 2 मीटर ये, 2 मीटर ये, 4 मीटर, तो ये बचेगा x - 4। ये सब आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा, तभी आप न्यूमेरिकल सही से बना पाओगे। डिस्टेंस आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली, ठीक है। तो ये सेक्शन x है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, तो 2 मीटर यहाँ पे ये चला जाएगा x में, तो x - 2 बचेगा। ये 4 मीटर चला जाएगा x में, तो x - 4 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, मोमेंट बनाएंगे, ठीक है, मोमेंट का इक्वेशन बनाएंगे। तो सर मोमेंट का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं d2/dx² इक्वल टू m होता है, यही होता है ना मोमेंट। अब मोमेंट बना लो, मोमेंट का यहाँ पे इक्वेशन बना लो। सर मोमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, अच्छे से समझो, RA है वो घुमा रहा है इसको क्लॉकवाइज, तो RA गुने x हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है सर x, RA इंटू x, यही डिस्टेंस है ना। ये x सेक्शन पे यहाँ पे हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं लेफ्ट पार्ट में, तो RA गुने x, और ये घुमा कैसे रहा है, तो सर इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। 30, 60 और UDL तीनों एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -30, और डिस्टेंस कितना है सर x - 2, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है बीम को। 60 जो है वो डिस्टेंस होगा, 60 गुने डिस्टेंस कितना है सर, तो x - 4,
x माइनस 4, ठीक है, ऐसा होगा x माइनस 4। और यूडीएल के लिए रहेगा सर, देखो ये लेंथ है w और l के जगह पे क्या हो जाएगा सर, l के जगह पे बचेगा x माइनस 4, यही ना है l, यूडीएल है, मात्र इतना ही पार्ट में तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां इतना ही पार्ट में तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो l के जगह पे हो जाएगा x माइनस 4। तो यूडीएल होगा w इंटू एल लोड इंटू एल बाई 2 डिस्टेंस, कहां से सर, यहां से, तो l यहां पे यूडीएल हो जाएगा, देखना लिख देते हैं, माइनस w इंटू एक्स माइनस 4 गुने एक्स माइनस 4 बाई 2 हो जाएगा, लोड गुने डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, लोड में आ जाएगा w इंटू एल, और ये लोड होगा वो कहीं यहां पे लगेगा, तो x माइनस 4 बाई 2 ये डिस्टेंस बच जाएगा सर, x माइनस 4 बाई 2 ये डिस्टेंस बचेगा, x माइनस 4 बाई 2, तो वहां पे मोमेंट के लिए हम लोग यूज कर दिए। अब यहां पे आप डायरेक्ट लिख देते हैं, इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, इक्वेशन होगा, देखो लिखते जाते हैं, आप भी इसको लिखते चलिएगा, यहां से इक्वेशन हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं, मैकॉलेज मेथड, मैकॉलेज मेथड, ठीक है, यहां डबल इंटीग्रेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, मैकॉलेज मेथड यूज कर रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा आर ए का वैल्यू कितना है सर, 77.5x, और क्या है सर, माइनस 30 x माइनस 2, और क्या है सर, तो यहां पे है माइनस 60 x माइनस 4, और माइनस w के जगह पे 25 बाई 2 और x माइनस 4 का स्क्वायर, यही होगा, इक्वेशन इतना ही हो जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर, ये वाला टर्म आर ए है 77.5 है 30, और ये आ गया 30 गुने x माइनस 2, 60 जो है एज इट इज लिख दिए। देखो ये जो पोर्शन बताएगा, ये जो इक्वेशन बता रहा है, जब हम लोग सेक्शन है ए और सी के बीच में रखेंगे, तो AC के लिए इक्वेशन बनेगा, ये कंपार्टमेंट लाइन बना दे रहे हैं, ये बता रहा है जब मोमेंट होगा AC के बीच में, जब हम लोग सेक्शन यहां पे लेंगे तो इक्वेशन बनेगा ये वाला, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा किसके लिए, जब सेक्शन होगा C से D के बीच में, जब XX सेक्शन रखेंगे यहां पे, ये पार्ट होगा, बाकी का ये दोनों पार्ट है वो DB के लिए है, कितना हो जाएगा सर, ये DB के लिए हो जाएगा 60, और जो UDL है वो कंसीडर हो जाएगा DB में, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तो यहां पे एक पार्ट, दो पार्ट, तीन कंपार्टमेंट बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आप क्या लिखोगे, आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन, यहां पे लिखोगे आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट है मैकॉलेज मेथड का कि ब्रैकेट के अंदर जो भी कांस्टेंट होगा उसको इग्नोर करके इंटीग्रेट करेंगे, ब्रैकेट को कभी भी ओपन नहीं करना है, ऑलरेडी ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, जो इक्वेशन होगा स्लोप का, इक्वल टू 77.5 एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा C1, फिर हम लोग एक कंपार्टमेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हो जाएगा माइनस 30, और x माइनस 2 क्या करेंगे, अंदर वाला जो भी कांस्टेंट होगा उसको इग्नोर करके सिर्फ x को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 2 बाई 2, और यहाँ पे कंपार्टमेंट लाइन माइनस 60 x माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 25 बाई 2 और x माइनस 4 का पावर 3 बाई 3, यही होगा सर, इतना ही होगा। अब यहां पे चाहो तो आप डिवाइड करके ठीक ठाक से लिख सकते हो। अब यहां पे नेक्स्ट हम लोग करेंगे आफ्टर सेकंड इंटीग्रेशन, यहां पे लिख देना आफ्टर सेकंड इंटीग्रेशन, आफ्टर सेकंड इंटीग्रेशन। जब हम लोग सेकंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या बनेगा यहां से। अच्छा एक चीज और छूट रहा है EI, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे EI इक्वल टू m होता है, यहाँ पे EI है वो मिसिंग है, EI आप लिख लेना, EI है वो मिसिंग है, इसको लिख लेना, ठीक है। ये छोटा छोटा मिस्टेक होगा बाबू, इसको थोड़ा सा आप देखते जाना, जहाँ पे हमको समझ में आएगा करते जाएंगे, ठीक है। तो कोऑपरेट करो, यहाँ से हो जाएगा बाई इंटू EI, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, और ये जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे टर्म हो जाएगा 77.5 बाई 2 इंटू एक्स का पावर 3, और ये हो जाएगा बाई 3, ठीक है, प्लस C1x प्लस C2, और यहाँ से हम लोग कंपार्टमेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे,
क्या इसको लिख दे -15, ये कैंसिल आउट होके 15 हो जाएगा, 30/2 15, यहाँ बचेगा x - 2 इंटू 3/3, ये कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 15। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये काट कर -30 x - 4 का पावर 3 बाई 3 माइनस ये तो 6 हो चुका है 25/6 x - 4 टू द पावर 4/4, कुछ ऐसा होगा। सर यहाँ तक तो हमको समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा EI वाला था, लिखना भूल गए थे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, d2y/dx² EI m, और यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा दिस इक्वेशन फॉर स्लोप, हम लोग को क्या चाहिए स्लोप के लिए, ये इक्वेशन है, एंड दिस इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन। अब देखो हम ऊपर इरेज करके ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाई 6 से डिवाइड करके जो आते जाएगा लिखते जाएंगे। यहाँ तक आप पॉज करके नोट करो, इरेज करके हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले पॉज करके नोट कर लो इतना पूरा, यहाँ तक आप लोग लिख चुके होंगे, अभी इरेज कर दे रहे हैं, ऊपर इरेज कर रहे हैं। इरेज करके नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन है उसको करेक्टली लिख देते हैं, जो इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन है उसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ऑलरेडी आप लिख चुके हो। देखो हम लोग को सॉल्यूशन में फाइंड आउट करना है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा मिड पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं EI बाई इक्वल टू, ये जो वैल्यू होगा कितना होगा 77.5/6, तो ये वैल्यू आ जा रहा है 12.916, और ये क्या है x³ प्लस C1x प्लस C2, देन कंपार्टमेंट लाइन, और यहां से क्या हो जाएगा सर 5 और x - 2 का पावर 3, अगेन एक कंपार्टमेंट लाइन है, और ये काटेंगे तो आ जाएगा -10 x - 4 का पावर 3, और ये हो जाएगा माइनस लास्ट का टर्म है एक लिख देते हैं, ये लास्ट वाला 25/24 1.01, यहाँ पे 25/24 हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 1.04 और x - 4 का पावर 4, ऐसा हो जाएगा, x - 4 का पावर 4 लिख दिए। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दिए होते तो और सही होता, बट इट्स ओके। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं C1 और C2 कैसे निकालेंगे। देखो बाउंड्री कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये डिफ्लेक्टेड शेप होता है, यहाँ पे जो बाई का वैल्यू है 0 होगा और यहाँ पे बाई का वैल्यू 0 होगा। सर यहाँ पे स्लोप होता है कुछ, थीटा बनता है, यहाँ पे भी स्लोप होता है, थीटा बनता है, तो बाई का वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन लिख देना यहाँ पे फॉर C1 एंड C2। C1 और C2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे देखना एट ए x = 0, बाई इक्वल टू क्या मिलेगा सर 0, x = 0 पे बाई = 0 मिलेगा। जब हम लोग ये यूज करेंगे तो यहाँ से C2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फॉर C1 एंड C2 यहाँ से आपको क्या मिलेगा सर, ये वाला जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या C2 का वैल्यू अप्लाई कर दो, बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू हो जाएगा ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0 क्योंकि x का वैल्यू 0 है, ये भी टर्म हो जाएगा 0 प्लस बचेगा C2। कंपार्टमेंट लाइन यहाँ पे आप पुट करोगे 0 पुट करोगे तो अंदर का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव वाला टर्म को इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे भी इग्नोर कर देंगे, ये भी इग्नोर कर देंगे, सबको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जो भी ब्रैकेट के अंदर जब भी निगेटिव टर्म आएगा हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग को C2 का वैल्यू आ गया 0, यहाँ से क्या आ गया C2 का वैल्यू आ गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे सर, एट बी जहाँ पे x का वैल्यू 8 हो रहा है, y का वैल्यू 0 मिल रहा है, हम लोग अब यहाँ से निकालेंगे, क्या यहाँ से निकलेगा तो सर C1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो EI और y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 12.916 गुने 8 का पावर 3 प्लस 8 C1 और हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो 8 - 2 कितना हो जाएगा सर, 8 - 2 क्या होगा, 8 - 2 कितना हो जाएगा सर 6 का पावर 3 गुने 6 का पावर 3, यहीं बचेगा 6 का पावर 3 माइनस 10 गुने, जब यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो 4 का पावर 3 और बचेगा माइनस 1.01
और इसके बाद जो भी वैल्यू अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 4 का पावर 4 हो जाएगा, 8 - 4, 4 का पावर 4। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, किस चीज़ का वैल्यू आप निकालोगे, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे C2 का, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, मतलब सबका वैल्यू करके, और कंपार्टमेंट लाइन अब हटा देना है। जब भी हम लोग कोई वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, यानी इक्वेट के इधर लाएंगे, तो आपको क्या कर देना है, कंपार्टमेंट लाइन हटा देना है। देखो यहाँ पे हम कंपार्टमेंट लाइन हटाकर वैल्यू निकाल रहे हैं, आप भी कैलकुलेटर की मदद से करो। ये इक्वेशन स्लोप का है, हम लोग को स्लोप निकालना नहीं है, सिर्फ डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन का ही इक्वेशन सफिशियंट हो जाएगा। अब ये इक्वेशन स्लोप वाला इक्वेशन लगाकर जो भी जहां पे निकालना है आप वैल्यू स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट करते हैं बाबू, कैलकुलेट करके बताते हैं वैल्यू कितना था, 12.916। देखो यहाँ से जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0, और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 8C2, और ये पूरा को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है प्लस 4626.75। तो C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, -4626.75 बाई 8, और ये वैल्यू आ रहा है, लेट मी चेक इट, 578.344। देखो यहाँ पे छोटा सा गलती हो जाता है और आगे बढ़ जाते तो रह जाता। तो ये सब छोटा छोटा मिस्टेक अगर कभी हो तो आप लोग खुद से करेक्ट कर लिया करो। देखो अब यहाँ पे C1 का भी वैल्यू आ गया और C2 का भी वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग C1 और C2 का वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, तो सर ये जो इक्वेशन था ना डिफ्लेक्शन का, उसमें हम लोग पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सर हम लोग को डिफ्लेक्शन बाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ऐसा करो कि जो भी वैल्यू आया लिखो, अब हम इरेज करके डायरेक्ट ये इक्वेशन को हम लिख देते हैं, फिर जो भी हम लोग को वैल्यू निकालना होगा निकाल देते हैं। पॉज करके नोट करो, इरेज करके आगे बता रहे हैं। देखो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन के इक्वेशन को लिख दिए, तो जो वैल्यू था वो लिख दिए। यहाँ पे C1 × x होगा, तो यहाँ पे आप x कर लो, x हो जाएगा, ठीक है। C1 × x, C2 का वैल्यू 0, अगेन जो टर्म है वो लिख दिए, अगेन जो लास्ट टर्म है उसको लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को मिड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, यानी हम लोगों को D के ऊपर डिफ्लेक्शन निकालना है। D जो होगा वो कितना हो जाएगा, कितनी दूरी पे होगा सर, तो देखना x का डिफ्लेक्शन एट सेंटर, या मिड पॉइंट बोल सकते हो सेंटर, वेयर, जहां पे क्या है सर, x = 4 मीटर होगा, 8 मीटर टोटल स्पैन है, तो x का वैल्यू 4 मीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन, जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है यहाँ पे पुट कर देते हैं, EI बाई डिफ्लेक्शन मिल जाएगा 12.916, और x का वैल्यू कितना है सर, 4 का पावर 3 -578.344 × 4, और यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 4, तो ये हो जाएगा -5 × 4 - 2 यानी 2 का पावर 3। अब यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 4 0, तो वो सब टर्म लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे कंपार्टमेंट लाइन हटा देना है, क्योंकि अब हम लोग बाई का वैल्यू निकाल रहे हैं। बाई का वैल्यू निकालेंगे, पूरा ये आएगा, बाई EI कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आप भी कैलकुलेट कीजिए। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके, ये कैलकुलेट करके आ रहा है यहाँ पे -1526.736 ये आ रहा है, और बाई क्या हो जाएगा सर, EI। देखो E का वैल्यू था 2 × 10⁻8, और I का वैल्यू था 12 × 10⁻6, कुछ ऐसा था, 12 × 10⁻6। अब यही वाला हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू हो जाएगा -1526.73, और डायरेक्ट लिख देते हैं ना यहीं पे, ठीक है। आप इसको लिख लो, E का वैल्यू है, लिख देते हैं 2 × 10 का पावर 8 गुने 12 × 10 का पावर -6। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं वैल्यू कितना आएगा, लेट मी कैलकुलेट इट, डिवाइड 12, तो ये हो जाएगा 63, और बाई हो जाएगा 100, यानी 0.636 माइनस में मीटर में आएगा आंसर, ठीक है। मीटर में आएगा क्योंकि किलो न्यूटन मीटर में था। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, बाई का वैल्यू है 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो mm में आ जाएगा। तो फाइनली बाई का जो वैल्यू है आप लिख सकते हो 0.636 मीटर और इक्वल टू 636 मिलीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो भी दशमलव में वैल्यू है वो है 14 करके लिख सकते हो, इतना मिलीमीटर। और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, साइन इंडिकेटिंग
इंडिकेटिंग डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे सर, एस्टिमेटिंग का कुछ थ्योरी क्वेश्चन करेंगे, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का कुछ थ्योरी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको पॉज करके नोट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।